ठीक है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, ऑयस्टेन बेटा है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हुआ क्या था एक्सीडेंटली, असल में ये जो साइंटिस्ट थे ये इलेक्ट्रिसिटी पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मैग्नेटिज्म पे इन्होंने काम किया नहीं है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से पहले इन्होंने जो बातें कही हैं, इससे पहले क्या होता था, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों एक सेपरेट ब्रांच थी साइंस की और फिज़िक्स की। पर ये ऑस्टेड का ये एक्सपेरिमेंट के बाद ये बेटा अब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी इनको कंबाइन करके एक सेपरेट ब्रांच बना दी गई है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हुआ ये था बेटा कि एक बार ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें एक सर्किट इस तरीके से बना हुआ था, एक वायर था और उससे एक बैटरी अटैच थी। ये एक इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक उसमें एक स्विच लगा हुआ था। ठीक है बेटा, और एक्सीडेंटली क्या था कि इस वायर के पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक नीडल, तो क्या हुआ कि जब उन्होंने ये स्विच को ऑन किया तो करंट फ्लो हुआ होगा। अब बेटा करंट फ्लो हुआ तो क्या देखते हैं, मतलब उन्होंने पहले ऑब्जर्व नहीं किया, मगर हो ये रहा था कि जो नीडल थी ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही ऊपर की तरफ। अब इन्होंने 2-3 बार स्विच ऑन किया, ऑफ किया, तो ये क्या देखते हैं, इनकी नज़र पड़ी जब इसके ऊपर, तो ये जब भी ऑन करते हैं करंट, मतलब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, आई करंट फ्लो हुआ, तो जब भी करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक नीडल ऊपर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, एक चीज़ तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करी। दूसरा, अगर इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी, मतलब बैटरी उल्टा लगा दिया, यानी करंट को आपने उल्टा फ्लो करा दिया, और स्विच को ऑन किया तो करंट बेटा रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, अब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा तो क्या देखते हैं कि अब जो नीडल है बेटा, ये नीडल का जो डिफ्लेक्ट होने का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाता है, वो भी उल्टा हो जाता है। तो इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो इनको ये चीज़ समझ में आई कि देयर इज, देखो कोई चीज़ मूव कब होती है, when a body get moves, when a body moves। ये बेटा हमारा मोशन का सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी कोई भी बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव क्यों करता है, क्यों मूव करता है, when there is a force, because of force। ठीक है, फोर्स की वजह से मूव करता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ मूव कर रही है या नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कोई फोर्स लगा होगा। ठीक है, अब बेटा फोर्स लगा, अब देखो फोर्स जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक तो फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, तो दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है विदाउट कॉन्टैक्ट वाला, जिसे हम कहते हैं फील्ड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स 2 टाइप का हो गया, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जब आप किसी बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट करो, जैसे ये एक ब्लॉक है, आपको इसे ऐसे मूव कराना है, तो आप इसको टच करोगे और इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। और एक होता है विदाउट कॉन्टैक्ट वाला, जो होता है फील्ड फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक स्टोन, एक बॉल है, ठीक है। अब अर्थ का और बॉल का कोई कांटेक्ट नहीं है, पर एक हाइट पर जाके आप उस बॉल को छोड़ते हो,
तो वो बॉल अर्थ की तरफ नीचे मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि बेटा अर्थ बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स विदाउट कॉन्टेक्ट है, और ये फोर्स लग रहा है क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के आसपास एक ग्रेविटी फील्ड बनी रहती है, ठीक है। और उस फील्ड के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हो, उसको अगर रख देंगे तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। इस तरह का जो फोर्स होता है, ये होता है बेटा फील्ड फोर्स। सिमिलरली अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, उस मैग्नेट के पास में आपने कोई एक आयरन बार रख दिया या आयरन की कुछ एक छोटी सी चीज़ रख दी, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या होगा? वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता विदाउट टचिंग इट। उसका और दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं, मगर फिर भी उसे वो अट्रैक्ट कर लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों? बेटा इसके आसपास एक फील्ड बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा है, फील्ड फोर्स लगा है। अब देखो, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डेविएट हो रही है ना, ये मूव करी, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा है। तो फोर्स कौन सा फोर्स लगा है? ये फोर्स लगा है, फील्ड फोर्स लगा हुआ है। अब बेटा मैग्नेट है, अब मैग्नेट के ऊपर को क्या चीज़ फोर्स लगा सकती है? मैग्नेट के ऊपर क्या चीज़ फोर्स लगा सकती है? ज़रा मुझे ये टाइप चैट बॉक्स में बताओ। अगर कोई भी एक मैग्नेट है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ऐसी कौन सा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है? बताओ ज़रा चैट बॉक्स में। किसी एक मैग्नेट के ऊपर क्या चीज़ फोर्स लगा सकती है विदाउट टचिंग इट? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बेटा किसी मैग्नेट के ऊपर एक मैग्नेट ही फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर अर्थ पे आपने रख दिया है, अर्थ पे कोई एक मैग्नेटिक नीडल है, अर्थ इज़ ए ह्यूज मैग्नेट, सबसे बड़ा मैग्नेट है अर्थ। तो अर्थ में आपने हवा में किसी एक नीडल को रख दिया है, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगती है। क्यों पॉइंट करने लगती है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सिमिलरली बेटा कोई एक मैग्नेट आपने रख दिया किसी मैग्नेट के पास में, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो जो फोर्स लगता है मैग्नेट के ऊपर, वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लगता है। मतलब ये जो निडल के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये निडल ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये इस वजह से मूव कर रही क्योंकि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड जब हम करंट को ऑन कर रहे हैं तभी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि देयर इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लोज। क्या कंक्लूजन हुआ इसका? देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लोज, ठीक है। या इन अदर वर्ड, व्हेन चार्ज, व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हेन चार्ज मूव्स, तो मूविंग चार्ज के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। मूविंग चार्ज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से ये ऊपर डेविएट हो रहा है। अब इधर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो सी टाइप करें, फिर अपन आगे चलते हैं। अगर ये मेरा डिस्कशन आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, सभी को क्लियर है ना? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके गुड। अब बेटा देखो, अगर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। एक कोई कंडक्टर है, उस पर करंट फ्लो हो रहा आई,
इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। अब अगर इसके पास में कोई नीडल रखी हुई, तो ये नीडल तो डेविएट हो रही है, ठीक है, पर एक चार्ज है, क्यू चार्ज हम मान ले, तो एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए तो चार्ज मूव नहीं करता है, डजंट मूव्स, चार्ज मूव नहीं करता है व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। ये मूव क्यों नहीं कर रहा है बेटा? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज चाहे रेस्ट में हो, वो चार्ज चाहे मूव कर रहा हो, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो फोर्स लगता है तो चार्ज मूव करने लग जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई चार्ज एक ऐसा मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो चार्ज ऐसे पैराबोलिक पाथ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। वो फोर्स कितना होता है? वो फोर्स होता है QE, ठीक है। ये हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या हुआ कि ये चार्ज रखा हुआ है इसी कंडक्टर के पास में, और मैग्नेटिक फील्ड भी रखी हुई है। अब मैग्नेटिक फील्ड डेविएट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, डेविएशन बता रही है, पर चार्ज मूव नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा मुझे? ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बेटा मेरा सीधा सा सवाल ये है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के पास में आपने एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, मैग्नेटिक नीडल उस कंडक्टर के अंदर करंट है, तो वो मूव कर रहा है, मगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है। और ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटली, ऐसा क्यों हो सकता है? ज़रा बताओ, सोचो ज़रा। और मैंने एक बात ये भी कही है कि चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो चार्ज मूव करता है। तो बेटा इसका सीधा सा जवाब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सी फील्ड है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट कांस्टेंट है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही बल्कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अच्छा, एक बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, आपने चार्ज को ऐसे कर दिया है कि वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि ये चार्ज एक पॉइंट पर आने के बाद इसे टर्न हो जाता है। चार्ज क्या होता है? टर्न हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। when charge is in rest, in a magnetic field, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? it feels no force, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया when charge is moving, इसका मतलब क्या होगा? in a magnetic field, a force is exerted,
ऑन इट। ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस फील्ड में अगर एक चार्ज रखा हुआ है जो कि रेस्ट में है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स। और अगर किसी कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा है, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, और ये चार्ज भी मूव कर रहा है v वेलोसिटीज, तो क्या होता है? तो देर इज ए फोर्स। ऐसा है ना? चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, हाँ। ठीक है ना, चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, सो इट डिफ्लेक्ट्स, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा चार्ज। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर है? क्लियर है तो सी टाइप करें, फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा तो सी टाइप करें, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब पप्पू अब बेटा कुछ ज़रूरी बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब पहली चीज़ ये याद रखने की है, सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड इस बी, इसका बेटा जो यूनिट होती है, ये एक सबसे पहली बात तो ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी। अब क्यों है ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। आपको याद रखना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डिस्कशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब बेटा जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और ये बड़ी यूनिट है, इसलिए इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, टेस्ला, क्योंकि निकोलस टेस्ला ने काफ़ी काम किया इसके ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, ठीक है, इन शॉर्ट टी। ठीक है, ये अच्छी बात कह रहे हो आपको। अब बेटा इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये बताया हमको बायो सेवर्ट ने। ठीक है, ये आप पढ़ भी चुके होंगे क्लास के अंदर। तो हम अब स्टार्ट करते हैं बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, ये क्या कहता है बेटा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट है, ठीक है, हम इसे एक एंगल से जोड़ते हैं। इस एंगल से हमने इसे ज्वाइन किया, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है एक एंगल के साथ, ये डिस्टेंस बेटा आर है, और ये डिस्टेंस और करंट का जो डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो बेटा है थीटा। आई के बीच में और आर के बीच में जो एंगल है थीटा, और बेटा हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया है जिसकी लेंथ है डी है। ठीक है, अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड बेटा रख दो, उससे खराब हो जाएगा, ड्यू टू डी एल, डी एल लेंथ ऑफ वायर, वायर की जो लेंथ है बेटा वो डी एल है। ठीक है, तो वायर छोटा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो भी स्मॉल होगी। तो हम मान ले
मान लेते हैं dB उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो बेटा इसका जो एक्सप्रेशन होगा ये होगा, ये एक्सप्रेशन को हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर, ठीक है, होल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू होती है वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है, और उसका ये फॉर्मूला है, उसका ये एक्सप्रेशन, ठीक। अब इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे। अब सुनो, पहली बात तो ये कि इसमें डीएल वेक्टर क्यों लिया गया है। इसमें डीएल वेक्टर क्यों लिया गया है, तो उसकी वजह है बेटा कि देखो आई यानी करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आई एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। पर पी पे जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ये आई की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप आई को वेक्टर तो बना नहीं सकते हो, तो आप क्या ले लेते हो, जिस डायरेक्शन में जिस लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, डी एल है, उसी को आप वेक्टर मान लेते हो। अब लेंथ बेटा जो होता है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट कभी आप वेक्टर मान लेते हो, कभी आप स्केलर मान लेते हो, ठीक है। तो डी एल ये क्या है, एक वेक्टर है। आर ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है बेटा, एंगल पर्टिकुलर एंगल पर है, तो आर भी एक वेक्टर है। और जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है और हमको एक वेक्टर ही मिलता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है और हमको एक वेक्टर ही मिलता है, तो बेटा वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इस वजह से एक्सप्रेशन में क्रॉस लगा हुआ, ठीक है। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे dB, तो बेटा ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये दोनों तो स्केलर ही है, कांस्टेंट है, इंटू आई इंटू डी एल। और डी एल और आर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा, तो क्या लग जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर एक साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, होल अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, आर क्यूब। ठीक है, अब आर से आर कैंसिल होगा, ऊपर भी आर है, नीचे भी आर है, तो इधर क्यूब से बचा, इस क्यूब कटा, स्क्वायर बचा, तो फाइनल आपका जो एक्सप्रेशन होगा बेटा, एक्सप्रेशन होगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन। अब बेटा देखो, अब इससे कुछ चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं कि जो आपका dB है, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है dB, ये बेटा प्रोपोर्शनल है आई के। देखो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितना करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकंड बेटा फॉर्मूले में दे रखा है dB ये प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, यानी एंगल जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। थर्ड है dB इज प्रोपोर्शनल टू
1/r², यानी जो r² जो r है इसका डिस्टेंस जितना, p का डिस्टेंस करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट चीज़ है वो है dB इज़ प्रोपोर्शनल टू dA, यानी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चार चीज़ें हैं, आई की पर, एंगल या साइन थीटा पर, जो डिस्टेंस है बीच में उस पर, और करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी जितनी लेंथ है, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? हम आगे चलते हैं। बोलो बेटा क्लियर है? वाई टाइप करें। ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा इसके कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। इसमें जो कांस्टेंट है μ0/4π, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10 raised to the power -7, 10 raised to the power -7। इसकी डायरेक्ट मैं यूनिट लिख रहा हूँ, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको आप फॉर्मूले में बेटा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ये है इसका स्केलर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म। इसको आप सबको dB के साइड लेकर आओगे तो म्यू की यूनिट निकल कर आ जाएगी, μ0/4π की यूनिट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो μ0/4π की वैल्यू होती है बेटा 10 raised to the power -7। अब म्यू क्या होता है बेटा? जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर परमिटिविटी थी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट था, इसी तरीके से इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका μ0 एक कांस्टेंट है जिसका नाम है परमिएबिलिटी। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ये तो सॉरी मीडियम नहीं, ये परमेबिलिटी ऑफ स्पेस है या एयर है। ठीक है, और परमेबिलिटी ऑफ मीडियम होगी μm। इसी तरीके से एक नई टर्म हो सकती है इनके साथ, वो है रिलेटिव परमिएबिलिटी। बेटा ये क्या होगी? μr। इसकी वैल्यू होगी, जैसे आपका एप्सिलॉन r था, εm/ε0। इसी तरीके से ये भी होगा μm/μ0। ठीक है, ये रिलेशन है इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि मैं स्टेप मार्किंग करूँ? वैसे मेरे ख्याल से दिक्कत कोई होना नहीं चाहिए। चलो अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, ठीक है। डीएल के अंदर डायरेक्शन क्या होती है। तो बेटा इसके लिए जो है ना वो आप रूल यूज़ करते हो। 2-3 रूल यूज़ होते हैं, एक स्क्रू रूल होता है, एक पाम रूल होता है। अपन बस एक ही रूल डिस्कस कर रहे हैं और सबके लिए सभी सारे रूल जो बताते हैं वो एक ही चीज़ बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वो राइट हैंड कर्ल रूल यूज़ करना, ठीक है बेटा। क्या होता है राइट हैंड कर्ल रूल। देखो आपको क्या करना है कि जो वायर है, वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में क्या करना है आपका, आपके थंब को उस थंब की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रखना है। फिर आपके राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको आपको कर्ल करना है, जैसे ये फिगर के अंदर बनी हुई है, ठीक है। थम्स पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जो आपका थंब रहेगा ना, जो करंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है ना, राइट हैंड। तो जो फिंगर्स है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। ये जैसे इस केस में अगर करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, ऐसे, ठीक है। ये अलग से बता भी रखा है, ऐसे बनेगा हर पॉइंट पर, ठीक है। अब कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब बेटा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे अंदर की तरफ। तो इस पर जो डायरेक्शन होगी वो अंदर, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ होगी। मतलब कोई एक पॉइंट है, मैं फिर से बता देता हूँ। कोई एक पॉइंट है ए, अब इस ए पॉइंट पर हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सिर्फ अभी तो क्या हो रहा है कि ये जो बता रहा हूँ ये पूरे आसपास बता रहा है, मैं बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पर ए पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो हम क्या करेंगे कि हमने फिंगर की डायरेक्शन, हमने करंट की डायरेक्शन में थंब कर किया और हमारी फिंगर्स को कर्ल किया। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है बेटा, ये अंदर की तरफ जा रही है। तो हम इसको कैसे बताएं, ठीक है। एक क्रॉस, उसके ऊपर सर्कल, जैसा हमने अंदर कोई चीज़ अंदर की तरफ इंडिकेट करती है, गोज इनसाइड, तो उसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, क्रॉस विथ सर्कल। अगर एक पॉइंट बी है, बी पॉइंट है, एक पॉइंट बी है। अब बेटा इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी होगी, देखो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कैसे आ रही है, अब यहाँ से बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ जा रही है ए से, और यहाँ से बाहर की तरफ आएगी ए से। तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी कैसी होगी, आउटसाइड, यहाँ पर इनसाइड ए पर, और यहाँ पर आउटसाइड। देखो ये देखो, इधर देखो, यहाँ इस पॉइंट पर तो इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमें जो डायरेक्शन बताते हैं वो डायरेक्शन क्या कैसे बताते हैं, हम बताते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से। इसका देखो एक एनिमेशन भी देख लो। ये एनिमेशन चल नहीं रहा है यार इसमें, अभी तो चल रहा था जब मैंने चेक किया था।
पता नहीं कुछ गड़बड़ होगी। पर आपको फंडा तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो सी टाइप करें, अदरवाइज आर टाइप करें। आर बोले तो रिपीट। चलो सभी को क्लियर है, गुड। किसी का आर भी लिखा हुआ आया है। इकरा ने कहा रिपीट, रिमशा ने कहा रिपीट। चलो ठीक है बेटा, मैं डायरेक्शन की तरफ बता रहा हूँ। डायरेक्शन क्या, अगर किसी कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो यानी एक वायर हो, उसमें से करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो क्या होगा कि हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालना है कि इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेटा राइट हैंड कर्ल रूल। तो ये क्या बताता है कि हम अपनी राइट हैंड का जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे। तो जो हमारी फिंगर होंगी वो करके देखो आप, जो हमारी फिंगर है वो क्या बताएंगी, जब उसको फिंगर को कर्ल करेंगे तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, वो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, अब सुनो, मैंने तुमको 2 पॉइंट के बारे में बताया। यहाँ पर बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड है, जो आपका मोबाइल है ना उसके परपेंडिकुलर है। अपन ने अभी किसको एक पर्टिकुलर एंगल से बना रखी है, इसको ऐसे देखो कि आपने आपकी जो है ना आपको ऐसे दिखेगी, बस ऐसे। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पर अगर मुझे यहाँ पे बताना ये ए पॉइंट हो, वो मुझे यहाँ पे बताना है ये बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पर मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो इस तरफ जो है ना ये मान लो कि ये अंदर की तरफ जा रही है, ये आपने जो है ना आपकी मोबाइल है ना, मोबाइल से ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये देखो ऐसे। तो यहाँ पर ए पर डायरेक्शन कैसी होगी, इनसाइड, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे बताएंगे, क्रॉस बताएंगे। क्रॉस के लिए तो बेटा ये जैसे एरो होता है ना, एरो आप उसको चलाते हो तो क्या दिखता है आपको, उसका पीछे से उसका बेक दिखता है। बेक क्या होता है, उसमें फर लगे होते हैं, जिसकी शक्ल कैसी होती है, वो क्रॉस जैसी होती है। तो हमने यहाँ पर इनसाइड के लिए क्या बना दिया, एक क्रॉस बना दिया। इनसाइड। अब बी पॉइंट पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक बाहर की तरफ आ रही है। तो बी पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो हम यहाँ पर ये सिंबल बनाएंगे और ये बताएगा हमको कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटसाइड। ठीक है, चलिए जी, अब तुमको मैं ना 2 क्वेश्चन अपन करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो मुझे ज़रा पी पॉइंट पर बताओ, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। 2 ऑप्शन आना चाहिए आपके पास में, या तो ये होगी इनसाइड और या होगी ये आउटसाइड। ठीक है, अगर आउटसाइड आपको लग रहा है तो आप ओ टाइप करके सेंड करें, और अगर इनसाइड लग रहा है तो आई टाइप करके सेंड करें। तो क्वेश्चन ये है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है और उससे एक डायरेक्शन में पी एक पॉइंट है, वहाँ पर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो जिनको लग रहा है आउटसाइड है वो ओ टाइप करें, जिनको लग रहा है इनसाइड है वो आई टाइप करें। जल्दी बोलें।
सोचे, जल्दी बोले बेटा। कोई जवाब नहीं आ रहा। नौशीन का कहना है ओ, अंजुम का कहना है ओ। चलो ठीक है, देखते हैं। देखिए, अब करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। अब आपका थंब है ना बेटा, इधर देखो, थंब आपका है ना इस तरफ इंडिकेट करेगा, और आपकी जो फिंगर होगी वो इस डायरेक्शन में कर लो, इस डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, है ना। ये यहाँ से अंदर जाएगी और ऐसे बाहर आएगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, पी पर ये आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। ये ना आपका आंसर सही क्या है, आउटसाइड। ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन है, अब करंट का डायरेक्शन ऐसा है आई, और ये क्यू पॉइंट है, क्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस केस में दो ऑप्शन है अगेन आपके पास में, या तो ओ या तो आई। जल्दी बताओ क्या होगा, या तो ओ या तो आई। क्वेश्चन देख लो। नौशीन का आंसर आया आई। चलो देखते हैं। देखो, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब थंब का डायरेक्शन भी ऐसा होगा। अब बेटा फिंगर रोल करोगे तो फिंगर रोल बेटा इस डायरेक्शन में हो रही मेरी, तो ऐसे, मतलब यहाँ से अंदर गया और यहाँ से ऐसे आउटसाइड आएगा। करके देख लो आप लोग। जो डायरेक्शन थंब की होगी वही करंट की होगी, जो करंट की होगी वही थंब की होगी। अब ऑटोमेटिकली जो आपकी थंब है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी आपको। नेचुरली आपकी फिंगर को फोल्ड करो, देखो ऐसे, ये ऐसे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ थंब की डायरेक्शन के करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को कर देना है। और नॉर्मल जैसे हम फिंगर को कर्ल करते हैं, फिंगर को रोल करते हैं, ऐसे आपकी फिंगर को रोल करना है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो बेटा ये आउटसाइड है, ये ऐसे जा रही है फिंगर मेरी ऐसे, और ये बाहर आ रही है, तो ये ऑप्शन सही है आपका। बताओ मैंने कुछ गलती करी क्या? सही है ना? वाई टाइप करें। ठीक है, चलिए जी एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा आपका वायर है ना, वो ऐसा रखा हुआ है, मतलब बोर्ड की जो प्लेन है उसमें परपेंडिकुलर है। वो करंट आपको बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है? आपका जो वायर है, वायर का आपको सिर्फ एक एंड दिख रहा है, वो करंट उससे बाहर की तरफ आ रहा है, और उससे पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो मैं बता देता हूँ। आप थंब की डायरेक्शन रखोगे कैसे, आउटसाइड, तो आपकी फिंगर रोल कैसी होगी, ये आर डायरेक्शन, आर डिस्टेंस पर है, आपकी फिंगर रोल बेटा इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। वो करंट क्या है बेटा, करंट इज कमिंग आउट। ठीक है, सेकंड केस और पढ़ लो, उसके बाद फिर अपन आगे स्टडी करते हैं। अब आपका करंट
वायर ऐसे ही रखा हुआ है पर करंट आपका इनसाइड है, ठीक है ना। करंट इज गोइंग इनसाइड, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। अब देखो मैंने अंदर की तरफ पॉइंट किया मेरे थंब को, तो मेरी कर्ल इस डायरेक्शन, मेरी जो फिंगर्स हो इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, मतलब बी की डायरेक्शन ऐसी है। क्लियर है ये? क्लियर है बेटा? वाई टाइप करें। क्लियर हो तो वाई टाइप करें, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और देखो, बी की डायरेक्शन क्या होती है। हमने देखा कि जो बी है डी बी है, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डी एल और डी आर और आर का क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। डी एल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। डी एल क्या है बेटा? डी एल इज लेंथ ऑफ वायर, ठीक, और आर डिस्टेंस है। तो हम पहले ये वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होकर एक नया वेक्टर बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है, बी की जो डायरेक्शन है वो एल के भी परपेंडिकुलर है और बी की जो डायरेक्शन है वो आर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में वेक्टर के अंदर। हल्का सा अपन इसे टच करते चल रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब बायोट सेवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। क्या है ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying conductor of finite length, ठीक है। अब सुनो क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसकी फाइनाइट लेंथ है और उससे करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ ऐसे आई, और हमको पी पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से ए डिस्टेंस की दूरी पर है, ए डिस्टेंस की दूरी पर,
ठीक है। और जो ए डिस्टेंस क्या है बेटा, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा हम इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? सबसे पहले हम एक एंड से और दूसरे एंड से पी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। दोनों एंड्स को हमने ज्वाइन कर दिया। और बेटा ये एंगल, ठीक, ये एंगल है आपका फाई 1, ठीक है। ये एंगल जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ये पॉजिटिव एंगल है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसको हमने नाम दे दिया फाई 2, ठीक है। अब अरे ये जो पूरा इसकी लेंथ, सॉरी, अब हम निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या मैं एक छोटी सी, अब ये जो रॉड है या ये जो कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ फाइनाइट है, ये तो क्लियर है, मगर फिर भी जो बायोट सेवर्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लेंथ होना चाहिए वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो उसके कंपेयर में ये लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया और उसको नाम दे दिया DL। तो हम निकालते हैं इस DL के कारण सबसे पहले क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये जो DL है ये थीटा एंगल पर है, ठीक है बेटा। अब सुनो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा बेटा 90 माइनस थीटा बाय ज्योमेट्री, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने r माना। तो बेटा dB कितना होगी इस केस में, dB अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, ये बेटा इक्वल्स टू होगी इसको हम वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते हैं, इसका हम स्केलर फॉर्म लिखते हैं। ये बेटा होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई DL साइन। अब यहाँ पे एंगल कितना है, देखो एंगल ये वाला लेते हैं हम, एंगल ये वाला कंडक्टर के बीच में और R के बीच में एंगल कितना है वो लेते हैं। तो ये एंगल तो कितना है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये dB निकालना है आपको, B निकालना है, ठीक, B निकालना है, ये dB है, आपको B निकालना है। जब dB से B निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब बेटा इसकी लिमिट क्या होगी, देखो लिमिट जो होगी ना वो यहाँ से शुरू होगी, इस पॉइंट से। कहाँ से, क्योंकि जो आपका कंडक्टर जो हो रहा है ना बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है। यहाँ पर एंगल कितना है फाई 2, और एंगल वेरी कर रहा है फाई 2 से फाई 1 तक। अब एंगल वेरी कैसे कर रहा है, फाई 2 से यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करना है ना, पूरा ये कवर करना है। तो टोटल एंगल कितना है फाई 2 से लेके फाई 1 तक। अब फाई 2 क्या होगा, फाई 2 नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा बेटा, क्योंकि नीचे की तरफ है बेटा, नीचे की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं नेगेटिव, और ऊपर की डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव। ठीक, तो लिमिट होगी माइनस फाई 2 से लेके फाई 1 तक, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हुआ dB का, तो ये हो गया B, ये हो गया बेटा लिमिट माइनस फाई 2 से लेके फाई 1 तक, म्यू नॉट
4 पाई आई डी एल। अब बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स निकाल लेते हैं। जैसे आपको जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा बेटा, ये होगा ए अपॉन आर। ऊपर देखो फिगर में, ये थीटा है, ठीक है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो कॉस थीटा कितना होगा? ए अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली अगर आपको आर निकालना है, आर, तो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा बेटा ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको इसमें से एक आर हटाना है, दूसरा एल भी हटाना है, एल भी हटाना है, तो एल कितना होगा? फिगर से ही ये देखो, ये एल है, ये डी है। ठीक है, तो आपका टेन एल कितना होगा? टेन थीटा, ये होगा बेटा एल अपॉन ए। तो एल कितना होगा? एल हो जाएगा बेटा ए टेन थीटा। और आपको डी एल निकालना है, तो इसको क्या करो, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी एल बाई डी थीटा, ये बेटा होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये होगा ए सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा डी एल कितना आ जाएगा? डी एल आ जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सारी वैल्यू पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो बेटा अब इतना टाइम है नहीं, इसे डायरेक्ट इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो बेटा b की वैल्यू आएगी b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन ए साइन फाई 1 साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बेटा ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसे याद करना है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। b की वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट 4 पाई 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन ए साइन फाई 1 साइन फाई 2। थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। ए क्या है? ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एल, जो कंडक्टर है ना, या इसको इसे लिख लो, फ्रॉम करंट कैरी कंडक्टर। ठीक है, फाई 1 क्या है? ये ऊपर वाला एंगल है, पॉजिटिव एंगल। फाई 2 क्या है? ये नीचे वाला एंगल, नेगेटिव एंगल। अब मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ, मुझे बताओ कहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको। ये है बेटा स्टेप नंबर ए, ये है आपकी स्टेप नंबर बी, ठीक है, ये है स्टेप नंबर सी, ये है डी। बेटे वैसे इन स्टेप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको डेरिवेशन नहीं करना है याद, हमें क्या होता है सिर्फ फार्मूला याद रखना है। पर मैंने तुमको बता दिया किस तरीके से बनता है। ये है आपकी स्टेप नंबर ई और फाइनली है स्टेप नंबर एफ। अब मुझे बताओ आपको कहाँ पर डाउट है स्टेप, अदरवाइज़ क्लियर टाइप करें। अगर आपको क्लियर है तो क्लियर टाइप करें। देखो इस डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब इसके ऊपर है ना, अपन 2 क्वेश्चन करते हैं, 2 अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए जी।
अब क्वेश्चन ये है बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट है, ये एंगल है बेटा 45 डिग्री, वो नीचे वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, वो ये डिस्टेंस दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये बेटा हो रहा है 2 एम्पियर का, तो आपको बी निकालना है, आपको बी निकालना है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला है आपके पास में म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक। ये आपके पास फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? ये है 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू कितनी आ रही है? आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, एसआई यूनिट है। ए कितना है? ए 10 है, एसआई यूनिट है। साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। फिर 10⁻⁻⁷ इंटू 2 अपॉन 10, साइन 45 डिग्री कितना होगा? ये होगा बेटा 1/√2, और साइन 30 डिग्री ये होगा बेटा 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी बी आ जाएगी, उसकी यूनिट होगी टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसकी थर्ड यूनिट होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूँ। ये है बेटा स्टेप नंबर ए, ये है स्टेप नंबर बी, और ये है स्टेप नंबर, चलो ये तो है ही नहीं कुछ। स्टेप नंबर ए और बी में कोई डाउट हो तो बताओ। लास्ट क्वेश्चन अपना बचा है, ख़त्म करेंगे। अगर आपको डाउट हो तो ए भी टाइप करें, अदरवाइज़ क्लियर टाइप करें। क्लियर, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। फिर करंट इस वायर में ऐसे फ्लो हो रहा है, आई इधर ऐसे फ्लो हो रहा है, आई इधर ऐसे फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है। और ये जो साइड है स्क्वायर की,
ये है ए, सारी साइड ए है, ठीक है। अब आपसे कह दिया है कि यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट है पी, तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो कितनी है। क्या करते हैं हम, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिर्फ एक कंडक्टर लेते हैं ये वाला, इसके थ्रू हम निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है बेटा। अब सुनो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक। दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर, दोनों एंगल बराबर होंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे तो ये भी 90, ये 90 है तो दोनों का समेशन 90 होगा, तो मतलब ये कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, ये टोटल ए है, तो ये सेंटर में चारों तरफ से, तो मतलब ये कितना होगा, ये भी a/2 होगा, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा a/2 होगा, ठीक है। अब B1, इसके कारण B1 नाम दे देते हैं हम, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो कैसे निकल रही है, B1। B1 वो होगी बेटा μ0/4π × I, ठीक है। ए कितना है, ए है आपका a/2, क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गया है, इंटू साइन 45 डिग्री प्लस दोनों एंगल 45 डिग्री के, साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको पुट कर दो, μ0/4π, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2I/a, तो साइन 45 साइन 45 बेटा ये दोनों हो जाएंगे 1/√2, तो मतलब 2 दोनों का प्लस हो गया 2/√2, ये बेटा आपका निकला B1। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, अब फिंगर इस डायरेक्शन में रखो, आपका जो थंब है इस डायरेक्शन में होगा, तो आपकी जो फिंगर जो होगी ना ये कर्ल करेगी इनसाइड, अंदर की तरफ ऐसे जाएगी ऐसे, तो यहाँ से इस पॉइंट से बाहर निकल के आएगी, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आउटसाइड होगी। इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से देखो आपका थंब ऊपर की तरफ है, कर्ल कैसे होगा, ऐसे होगा नीचे की तरफ, और यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये भी ऊपर की तरफ होगी, मतलब ये B2 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इधर चलो ऊपर की तरफ, आपका थंब इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, अब कर्ल करोगे तो वो ऐसे जाएगी अंदर, और यहाँ पर बाहर की तरफ आएगी, मतलब ऊपर की तरफ। और इसकी भी बेटा, इसको आप नीचे करोगे थंब की डायरेक्शन, तो आपकी फिंगर आप रोल करोगे तो ऐसे तो नीचे जाएगी, और ऐसे यहाँ से ऊपर आएगी, मतलब चारों मैग्नेटिक फील्ड के लिए B1, B2, B3 और B4 सबकी डायरेक्शन सेम है। जब सबकी डायरेक्शन सेम होगी मतलब एंगल बीच में ज़ीरो होगा, जब एंगल बीच में ज़ीरो होगा तो जो B नेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सबको डायरेक्ट प्लस कर दो, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अच्छा बेटा सबकी वैल्यू सेम होगी, क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, सबका डिस्टेंस और एंगल सब बराबर होंगे, तो B1 B2 ये होगा बेटा B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B4 इक्वल टू B3, तो अल्टीमेटली B नेट कितना आएगा, B नेट बता आएगा 4 ×
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a इंटू 2 अपॉन रूट 2। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाए।